नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका गुप्ता लर्न टुगेदर पे आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? तो यहाँ पे एक नई पीवाईक्यू की सीरीज स्टार्ट हो रही है, ठीक है। और ये जो है आपके एजुकेशन सब्जेक्ट मतलब शिक्षा शास्त्र से रिलेटेड जितने भी आपके पेपर होते हैं, जैसे आपका पीजीटी हो गया, असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया, जीडीसी हो गया, इसके बाद जीआईसी, ठीक है। और आपका बेसिक शिक्षा अधिकारी का भी एग्जाम होता है, उसमें भी एजुकेशन से रिलेटेड चीजें पूछी जाती हैं। इसके अलावा यूजीसी नेट पेपर 2 जो एजुकेशन का होता है, ठीक है। और उसके क्वेश्चंस, और इसके अलावा जो आपका उत्तराखंड यूके पीसीएस में जो एजुकेशन का पार्ट है, जैसे कि मैंने सिलेबस का एक वीडियो भी बनाया है, वहां पे भी सारी चीजें हम लोग कवर करेंगे। तो मेनली ये पीवाईक्यू की श्रेणी इसलिए स्टार्ट की गई है कि आपके एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी एग्जाम होते हैं, ठीक है, एजुकेशन सब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी आपके एग्जाम हैं, उनके सबके हम लोग प्रीवियस ईयर करेंगे। जिससे क्या होगा, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते हैं, मैं आपको दिखाऊंगी भी, क्वेश्चन रिपीट होते हैं बहुत संख्या में। तो अगर आप सारे स्टेट के जितने भी एजुकेशन के पेपर हैं पीवाईक्यू सारे कंप्लीट कर लेते हैं, तो आपके लिए काफी आसान रह जाता है। इसके अलावा जो भी टॉपिक्स वगैरह हैं और हम लोग डिटेल में करेंगे, उसको अच्छे से समझेंगे, ठीक है। जिससे कि आप जब एक क्वेश्चन आप करेंगे तो वहां से आपकी चार चीजें और निकल के आएंगी, उनको आप अच्छे से समझेंगे, ठीक है। आप अपने नोट्स भी बना सकते हैं। और प्रीवियस ईयर का फायदा यही होता है कि वहां से रिलेटेड आपके जो भी टॉपिक निकल रहे हैं उसको समझेंगे। और अगर आपको लगता है कोई टॉपिक है जो अलग से पढ़ाया जाना है, ये मुझे भी लगता है कि कोई टॉपिक है जिसको अलग से पढ़ाया जाना है, उसकी आवश्यकता है, तो उसको अलग से भी लेके आती रहूंगी मैं टाइम टू टाइम, ठीक है। तो ये सेट वन रहेगा अपना, आज से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और इसी प्रकार से हम लोग करते चलेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन है, किस शैक्षिक विचारक ने निम्न विचार दिए हैं। मतलब एक स्टेटमेंट दिया गया है, वो पूछा गया है कि किसने ये दिया है। तो कुछ भी पढ़ाया नहीं जा सकता, सब कुछ सीखा जा सकता है, ये किसने बोला है? तो ये आपका रविंद्रनाथ टैगोर जी ने बोला है, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने क्या बोला है कि किसी भी बच्चे को कुछ भी पढ़ाया नहीं जा सकता, बल्कि सब कुछ केवल सीखा जा सकता है। मतलब यहाँ पे रूट लर्निंग को इन्होंने बिल्कुल नकार दिया है, जो रूट लर्निंग होती है, ठीक। तो यहाँ पे ये कथन अगर बेसिकली पूछा जाए तो किसका है? रविन्द्रनाथ टैगोर जी का, ठीक है। हम्म, इसकी एक्सप्लेनेशन भी अच्छे से पढ़ लेते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार कुछ भी पढ़ाया नहीं जा सकता और सब कुछ सीखा जा सकता है। टैगोर एक प्रकृतिवादी विचारधारा, मतलब ये नेचुरलिस्टिक प्रवृत्ति के थे, अगर बात की जाए, ठीक है। वे पुस्तकीय शिक्षा का विरोध करते थे। जैसे आपने अगर नेचुरलिज्म के बारे में पढ़ा है, ठीक है, प्रकृतिवाद के बारे में पढ़ा है, वहां पे बोला गया है कि बच्चे को जो है एकदम फ्री छोड़ दो, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं, वो अपने आप करेगा, अपने आप चीजें सीखेगा। और प्रकृतिवाद में ही निगेटिव एजुकेशन की भी बात की गई है। अगर आपने पढ़ा होगा, जो लोग एजुकेशन से रिलेट रखते हैं उनको पता होगा। तो निगेटिव एजुकेशन का यहाँ पे यही मतलब हो गया कि बच्चे ने मान लो कोई चीज की, ठीक है, तो उसकी गड़बड़ हो गई वो चीज, नुकसान हुआ या फायदा हुआ, लेकिन क्या हुआ कि उससे उसने सीखा कि कौन सी चीज करने से मुझे फायदा हो सकता है या नुकसान हो सकता है। तो प्रकृतिवाद में ये सारी चीजें बताई गई हैं। वहाँ पे पूरा जो है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात की गई है, और फ्री एजुकेशन, एकदम बच्चे को फ्री मुक्त छोड़ देना, ठीक है, ये बात की गई है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने ये बात कही है, ठीक है, क्योंकि ये प्रगतिवाद विचारधारा से संबंधित है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, किस शिक्षा दर्शन ने अनुभव एवं प्रयोग के माध्यम से सीखने को महत्व दिया है। अनुभव मतलब क्या हो गया? जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं। प्रयोग मतलब हो गया कोई भी मान लो हम लोगों ने प्रैक्टिकल किया, जैसे कोई भी चीज सीखी फिर उसका प्रैक्टिकल किया, तो ये किसमें बताया गया है? ये आपका प्रयोजन बाद में बताया गया है, ठीक है। जो प्रैग्मेटिज्म एजुकेशन फिलॉसफी है, ठीक है, उसमें ये चीज बताई गई है।
इसमें बताया गया है कि अ, अपने अनुभव और प्रयोग से ही सारी चीजें सीखी जा सकती हैं। तो जहाँ पे भी अनुभव और प्रयोग की बात आएगी, प्रैक्टिकल नॉलेज, एक्सपीरियंशियल नॉलेज, ठीक है। और तो वहाँ पे प्रयोजनवाद हो जाएगा, प्रैग्मेटिज्म हो जाएगा। जॉन डुई इससे काफी जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो कभी कभी क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि जॉन डुई किससे जुड़े हुए हैं, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आदर्शवाद मतलब आइडियलिज्म हो गया। यहाँ पे कुछ है कि सिद्धांतों के बारे में बताएंगे, उस हिसाब से चीजें करनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे कि इसका ये भी कहना है कि छात्र को कुछ सीखे और स्वयं के प्रभाव से सीखे, क्योंकि इससे ही नवीन विचारों का उदय होता है, ठीक है। मतलब वो अपने एक्सपीरियंस से सीखेगा और फिर प्रैक्टिकल कुछ भी उस चीज को लेके प्रयोग करेगा, तो क्या है, कुछ ना कुछ नए उसके जो आइडियाज हैं वो क्रिएट होंगे। इसके बाद है शिक्षा ज्ञान के विकास का कार्य है। ये जो स्टेटमेंट वाले जितने भी क्वेश्चन है, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि स्टेटमेंट सीधी वही रहती है और आपसे पूछ लिया जाता है, तो इसका मतलब क्या है। अब शिक्षा ज्ञान के विकास का कार्य है, तो इसका क्या मतलब हो गया। उत्पाद है मतलब प्रोडक्ट है, ठीक है। या फिर संदर्भ में बात की जा रही है, निवेश इन्वेस्टमेंट की बात की जा रही है, या फिर प्रक्रिया की बात की जा रही है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, प्रक्रिया। ठीक, मतलब शिक्षा क्या है कि इससे एक प्रोसेसिंग स्टार्ट होती है। मान लो हमने, जैसे छोटा बच्चा है ABCD पहले सीखता है, ठीक है। फिर क्या होता है कि इन शब्दों से मिला के सीखता है कि APPLE एप्पल होता है, तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट जो हो रहा है शिक्षा का, वो क्या है, प्रोसेसिंग हो जाती है, ठीक है, प्रक्रिया। यहाँ पे बी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, कौन सा शिक्षा दर्शन अच्छे मानव जीवन पर जोर देता है। तो कौन अच्छे मानव जीवन पे अगर बात की जाए, तो कौन सा शिक्षा दर्शन जोर देता है, तो ये यहाँ पे आदर्शवाद होता है। जैसे कि बताया गया है कि यहाँ पे पहले से ही बताया गया है कि एक आदर्श आइडियल चीजें क्या होती है, पहले से ही इसमें डिफाइन की गई है, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं है कि बच्चा खुद करके सीखेगा, ऐसा कोई जोर नहीं दिया गया है। यहाँ पे कुछ सिद्धांत कह सकते हैं बताए गए हैं, ठीक है। और जो क्या है कि उसमें ही अच्छे मानव मतलब एक आदर्श मानव या अच्छा मानव कैसे हो सकता है, तो वो आदर्शवाद से रिलेट कर जाएगा, ठीक है। आदर्शवाद शिक्षा दर्शन अच्छे मानव जीवन पर जोर देता है, सत्यम शिवम सुंदरम जैसे आधारभूत मूल्यों से संप्रत परम सत्ता का निरूपण करता है, जिसका ज्ञान साधारण व्यक्ति द्वारा प्राप्त करने की बस की बात नहीं होता है। यहाँ पे आदर्श से मतलब क्या होता है कि सत्यम शिवम सुंदरम, मतलब सत्य, शिव और सुंदरम, इन सब चीजों का व्याख्यान किसमें किया गया है, आदर्शवाद में, जो आइडियलिज्म आप बोल सकते हैं इंग्लिश में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से समाज के आधुनिकीकरण में किसका योगदान सबसे अधिक होता है। आधुनिकीकरण का मतलब क्या हो गया, जो टेक्नोलॉजी या फिर नई चीजें हो रही हैं, उस वो सबसे ज्यादा विकास किसका योगदान रहता है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षा से, लोगों के रहन सहन के नए तरीकों से, या फिर पाश्चात्यकरण मतलब वेस्टर्न कल्चर अपनाने से, जो वेस्टर्न कल्चर अपना लेते हैं कि पूरी तरह हमें विदेशों का कल्चर अपना लेना चाहिए उससे, या प्रबुद्ध नागरिकता से, ठीक। तो सबसे ज्यादा तो आधुनिकीकरण किससे होगा। यहाँ पे जो पहला ऑप्शन दिया गया है कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षा जितनी ज्यादा हम ग्रहण करेंगे, उतनी ही आधुनिकीकरण होगी। जैसे कि आपने देखा है कि टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है। आधुनिकीकरण का मतलब वेस्टर्न कल्चर अपनाना बिल्कुल नहीं है, तो ये बिल्कुल ही आंसर गलत हो जाएगा। तो इसके बारे में और भी देख लेते हैं। लिंडसे एवं बीच के अनुसार औद्योगिकरण के साथ साथ आने वाली सभी संरचनात्मक और सांस्कृतिक परिवर्तनों को आधुनिकीकरण कहते हैं, ठीक है। अर्थात विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षा का योगदान सबसे अधिक महत्व रहता है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, टैगोर के दर्शन में निम्न कौन से दर्शनों का सम्मिश्रण परिलक्षित है, ठीक है। तो टैगोर के दर्शन की बात की जाए, तो अभी तो हमने देखा है, पहले प्रश्न में कि टैगोर जो थे नेचुरलिज्म धारा के भी थे, मतलब उन्होंने सीधा सलाहा था बच्चों को बिल्कुल मुफ्त छोड़ देना चाहिए। इसके बाद वो आदर्शवाद को भी मानते थे, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा।
इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे संरचनावाद स्ट्रक्चरलिज्म एवं सिद्धांत के रूप में। ठीक है, संरचनावाद और सिद्धांत के रूप में अगर बात की जाए तो क्या चीज यहाँ पे सटीक बैठती है? अनुकरण की भूमिका पे जोर देता है, मतलब जो संरचनावाद है वो किन चीजों पे जोर देता है? इसके अधिगमकर्ता द्वारा संसार के विषय में अपने विचार की संरचना करने की भूमिका पर जोर देता है। सूचना के कंठस्थ करने पर जोर देता है, कंठस्थ का तो बिल्कुल नहीं हो सकता। अध्यापक की प्रभावी भूमिका पर जोर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अधिगमकर्ता द्वारा संसार के विषय में अपने विचार की संरचना की भूमिका पर जोर देता है, मतलब जो आप सीख रहे हैं उससे आपके क्या विचार हैं और संसार या फिर समाज के लिए वो कितने लाभदायक हो सकते हैं, इस चीज पे संरचनावाद और सिद्धांत जोर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मतलब अपने ही विचारों का उपयोग करने पे मेन जोर देता है ये। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्शन में तर्क का अर्थ है। दर्शन, यहाँ पे फिलॉसफी की बात की जा रही है। तो फिलॉसफी में अगर पूछा गया है कि जो अगर लॉजिकल थिंकिंग का क्या मतलब हो जाएगा। ठीक है, तो एक विश्वास के लिए प्रमाण देना, केवल शोर करना, सहमत बनाने के लिए मौखिक प्रयास, व्यक्तियों के बीच एक तथ्या तथ्यात्मक असहमति। तो असहमति की तो कोई बात ही नहीं है। सहमत बनाने के लिए मौखिक प्रयास, ठीक है, ये कई हद तक हो सकता है। केवल शोर करना, इसका कोई मतलब एक विश्वास के लिए प्रमाण देना। फिलॉसफी का मतलब है कि अगर आप कोई चीज पे बिलीव करते हैं तो उसका क्या प्रमाण है, यही फिलॉसफी में लॉजिकल का मतलब है। ठीक है, समझ गए? फिलॉसफी मतलब फिलॉसफी हो गया कि कोई चीज जैसी है उसको उस तरीके से स्वीकार करना। लेकिन फिलॉसफी में अगर लॉजिक पूछा जाए तो लॉजिक का मतलब ही हो गया कोई चीज का एविडेंस देना या प्रमाण देना। ठीक है, दर्शन में तर्क का अर्थ एक विश्वास के लिए प्रमाण देना है। काम्टे के अनुसार दर्शन विज्ञानों का विज्ञान है। तो देखो यहाँ से एक आपकी ये निकल के आती है, दर्शन विज्ञानों का विज्ञान है, ये किसके द्वारा बोला गया है? तो ये क्वेश्चन आपका बन सकता है कोई भी एग्जाम में, विज्ञानों का विज्ञान है, तो ये किसका हो गया? काम्टे। ये काम्टे ने ये बात बोली थी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़ें। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृति शिक्षा की नींव है, प्रारंभिक वस्तु है, इसे तुम्हारे आचरण के छोटे छोटे व्यवहार में प्रकट होना चाहिए। ये कथन किसका है? ठीक, तो संस्कृति कल्चर एजुकेशन की नींव बताई गई है। प्रारंभिक वस्तु मतलब पहली चीज ही यही है, इसे तुम्हारे आचरण के छोटे छोटे व्यवहार में प्रकट होना चाहिए। तो ये बात किसने की है? महात्मा गांधी जी के द्वारा ये बात कही गई है। ठीक है, तो यहाँ से ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं डायरेक्ट। ये देखो यहाँ पे आपके तथ्य वाले ही क्वेश्चन मेनली आते हैं। महात्मा गांधी के अनुसार संस्कृति शिक्षा की नींव है, प्रारंभिक वस्तु है, इसे तुम्हारे आचरण के छोटे छोटे व्यवहार में प्रकट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्न में से किसने अंतरराष्ट्रीय अभिवृत्ति के विकास का समर्थन किया था? तो इंटरनेशनल यूनिवर्सल एजुकेशन की बात किसने की थी अगर सिंपली पूछा जाए? यूनिवर्सल एजुकेशन। तो ये आप जब सारे थिंकर्स पढ़ते हैं तो यहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा अंतरराष्ट्रीय अभिव्यक्ति के विकास की बात कही गई थी। ठीक है, स्वामी विवेकानंद के बारे में भी उन्होंने भी ये चीज कही थी, मैन काइंड। उन्होंने बोला था कि मैन काइंड के ऊपर मेन उनका फोकस था। लेकिन अलग से यूनिवर्सल एजुकेशन की बात किसके द्वारा कही गई थी? रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। ठीक है, वे बालक में राष्ट्रीयता के साथ अंतरराष्ट्रीय जैसे मानवीय गुणों का विकास करना चाहते थे। वे वसुधैव कुटुंबकम की परंपरा को विभाजित करना चाहते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा की आदर्शवादी विधि में सम्मिलित नहीं है। अब जो शिक्षा की आदर्शवादी मतलब जो आइडियलिज्म फिलॉसफी है, उसमें कौन कौन से मेथड शामिल है, कौन से शामिल नहीं है, इसकी बात हो रही है यहाँ पे। ठीक, तो प्रश्न पूछना, व्याख्यान करना, प्रयोग करना, विचार विमर्श करना। अभी हम लोग ऊपर एक क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, अगर आपने ध्यान से देखा होगा। तो प्रयोग करना किस में बोला गया? प्रेगमेटिज्म में। ठीक है, प्रेगमेटिज्म मतलब ये आपका बोला गया है प्रयोजनवाद। ठीक है,
बाकी प्रश्न पूछना, व्याख्यान करना, विचार विमर्श करना, ये सब किसके शिक्षण विधि में आते हैं? आइडियलिज्म, आदर्शवाद के शिक्षण विधि में आते हैं। और भी यहाँ पे देख लेते हैं, क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं आपकी। प्रश्नोत्तर विधि मतलब प्रश्न करना, ये किसने बोला था? मेन जो सुकरात के द्वारा ये बोला गया। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्वेश्चन मेथड किसके द्वारा दिया गया है? तो सुकरात के द्वारा। इसे संवाद करना, आगमन निगमन विधि, इंडक्टिव डिडक्टिव विधि की बात हो रही है यहाँ पे। सरल से जटिल विधि, अभ्यास विधि, निर्देशन विधि, खेल विधि, तर्क विधि, तो ये सब आदर्शवाद के शिक्षण विधि है। नेक्स्ट देखेंगे, शैक्षिक प्रक्रियाओं में लोकतांत्रिका के अगुआ माने जाते हैं। शैक्षिक प्रक्रियाएं, अब देखो शैक्षिक एजुकेशनल प्रैक्टिसेस, ठीक है, एजुकेशनल प्रैक्टिसेस, या हम लोग प्रैक्टिकल की भी बात यहाँ से कर सकते हैं। तो प्रैक्टिकल अभी मैंने 3 बार आपको बता चुकी हूँ कि किसमें, प्रैग्मेटिज्म में ये चीज बोली गई है। ठीक, लोकतांत्रिक मतलब डेमोक्रेसी। ठीक, तो जहाँ पे भी लोकतांत्रिक एजुकेशन की बात होगी तो वहाँ हमेशा जॉन ड्यूई आएंगे। ठीक है, इनकी बुक्स भी इस चीजों के ऊपर लिखी हुई हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ड्यूई आपके आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, डेमोक्रेसी से रिलेटेड हमेशा डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, इस प्रकार से इनकी बुक भी है। तो हमेशा ये आपको ध्यान रखना है, डेमोक्रेसी शब्द अगर आता है तो डुई से जुड़ा हुआ है। प्रयोजनवाद के सशक्त उन्नायकों में अमेरिकी दार्शनिक जॉन डुई शैक्षिक प्रक्रियाओं में लोकतांत्रिका के अगुआ माने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्व मीमांसा का तात्पर्य है परम सत्य की खोज, संसार की प्रकृति की जानकारी, शासक मूल्यों का अध्ययन, या फिर ज्ञान की खोज। तो तत्व मीमांसा किससे रिलेटेड है? यहाँ पे बी आंसर सही हो जाएगा। तत्व मीमांसा में यथार्थ की खोज की जाती है। यथार्थ मतलब क्या हो गया? जो रियल है। ठीक है, आत्मा, परमात्मा, जीव जगत के अस्तित्व के बारे में जानकारी अर्जित की जाती है। इसका आशय प्रकृति से परे है। इस प्रकार तत्व मीमांसा में प्रकृति के परे चीजों के आश्रित अस्तित्व के बारे में अन्वेषण किया जाता है। मतलब कुछ चीजें हैं जो जैसे मान लो कि हम लोग भगवान को मानते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, और कुछ लोग मान लो हम लोग भगवान को मानते हैं लेकिन हमने कभी देखा नहीं है। मतलब तो रियल चीजों से परे जो चीजें हैं उनके बारे में बात करता है क्या? तत्व मीमांसा। ठीक है, यहाँ पे इसके नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन करेंगे, अधिगम के स्थानांतरण हेतु उत्तरदायी कारक है। अधिगम मतलब लर्निंग की बात हो रही है यहाँ पे। लर्निंग की अगर बात की है तो इस मतलब ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, सीधे से आप अगर बोलेंगे ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के बारे में अगर बात की जाएगी तो ये किससे संबंधित है? अधिगम वातावरण से, शिक्षण विधि से, विषय वस्तु से, या फिर तर्क शक्ति से। ठीक, तो यहाँ पे विषय वस्तु हो जाएगा। अधिगम ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, अधिगम के स्थानांतरण हेतु उत्तरदायी कारण विषय वस्तु है। विटेकर के अनुसार स्थानांतरण से तात्पर्य किसी एक विषय वस्तु के सीखने का किसी दूसरे विषय वस्तु के सीखने पर पड़ने वाले प्रभाव से होता है। ठीक है, तो इनका भी आपको नाम याद रखना है। आपसे ये पूछा जाता है कि ये शब्द किसने बोले हैं। ठीक है, अधिगम मतलब जब कोई भी ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है, मतलब आपके पास कोई ज्ञान है वो दूसरे तक पहुंचता है, तो वो किसे, नॉलेज की मेन बात हो जाती है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे शिक्षण विधि नहीं होगा, अधिगम वातावरण भी नहीं होगा, और तर्क शक्ति इसका कोई मतलब नहीं है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अंतर्दर्शन का तात्पर्य है अपने व दूसरों के अंदर देखना। ठीक, अंतर्दर्शन का तात्पर्य अपने में देखना, गहन निरीक्षण करना, पूर्वालोकन करना। तो अंतर्दर्शन मतलब अपने में ही देखना। ठीक है, अगर यहाँ पे बाह्य दर्शन होता तो हो जाता कि दूसरों में देखना। ठीक है, अंतर्दर्शन का मतलब होता है अपने आप को देखना कि हम कितने पानी में हैं, ये चीज। ठीक, अंतर्दर्शन का तात्पर्य अपने में देखना। उदाहरणता के तरह यदि कोई व्यक्ति क्रोध में है तथा वह अपने क्रोध की अनुभूति के कारणों को स्वयं ज्ञात करे तथा उसके आधार पर क्रोध से संबंधित मानसिक प्रक्रिया के नियम, सिद्धांत अथवा दशाओं का निरीक्षण करे, तो इसे अंतः दर्शन कहते हैं। मतलब किसी ने मान लो गुस्सा, जैसे आपको ही किसी बात पे गुस्सा आ गया, तो आप खुद ही मन में कह सकते हैं कि
सोचते रहते हैं कि क्या कारण है, क्यों इस वजह से। कभी वैसे होता है ना कि जैसे मतलब हम लोग किसी एग्जाम तैयारी बहुत टाइम से कर रहे हैं, कोई चीजें सही नहीं हो रही हैं, तो बहुत सारे विचार भी हमारे जहन में चलते रहते हैं। तो हम खुद ही मन में अपने थिंकिंग करते रहते हैं कि क्या चीज करें, कैसे करें। तो ये सब चीजें ही किस में आ जाती है, अंतर्दर्शन में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर चरित्र हेतु सर्वोयुक्त व्यक्तित्व गुण क्या है? तो उत्तरदायित्व निर्वहन करना, उत्तम जीवन शैली, सुग्राह्यता, उत्कृष्ट सूक्ष्म चिंतन। तो उत्तरदायित्व निर्वहन करना, यही उत्तर चरित्र हेतु सर्वोयुक्त व्यक्तित्व का गुण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति के अध्ययन की सर्वाधिक स्पष्ट, सही तथा विश्वसनीय विधि कौन सी है? व्यक्ति के अध्ययन की, अगर यहाँ पे व्यक्ति के अध्ययन की सर्वाधिक स्पष्ट, सही तथा विश्वसनीय विधि की बात करें, अंतःदर्शन विधि है, व्यक्तिवृत्त अध्ययन है, प्रयोगात्मक विधि है, या फिर निरीक्षण विधि है। तो सबसे सही व्यक्ति नॉलेज कहाँ से प्राप्त कर सकता है? प्रयोग करके, मतलब जो भी उसके एक्सपीरियंस है, या फिर जो भी चीजें उसने सीखी है, कुछ थ्योरी सीखी है, तो उन सबका प्रयोग करके वो सही, स्पष्ट और विश्वसनीय चीजें प्राप्त कर सकता है। तो ये किसमें आ जाएगा? प्रयोगात्मक। व्यक्ति के अध्ययन की सर्वाधिक स्पष्ट, सही तथा विश्वसनीय विधि प्रयोगात्मक विधि है। वह शोध है जिसमें शोधकर्ता स्पष्ट चर में जोड़ तोड़ करके उसका प्रभाव अध्ययन करता है एवं आश्रित चर के बीच कारण तथा परिणाम संबंध स्थापित करता है। ठीक है। मतलब आप किसी टॉपिक पे रिसर्च करना है, तो उसमें क्या करेंगे, आप प्रयोग करेंगे, क्वेश्चनरी देखेंगे, लोगों से जाके बात करेंगे, मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज की यहाँ पे मेन बात की गई है। ठीक है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखो ये आपका जीडीसी का पेपर है 2012 का। ठीक है। तो मैं आपको एग्जांपल दिखाती हूँ यहाँ पे कैसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो समान तत्व का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो ये आपके पीजीटी 2021 में ये सेम क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए प्रीवियस करना बहुत जरूरी है। ठीक है। समान तत्व का सिद्धांत, आइडेंटिकल एलिमेंट थ्योरी किसने दी थी? तो थॉर्नडाइक ने आइडेंटिकल एलिमेंट थ्योरी दी थी। ठीक है। समरूप तत्वों का सिद्धांत तथा प्रतिपादन थॉर्नडाइक ने किया था। इन्होंने अपने इस सिद्धांत में बताया कि जब नए कौशल को सीखने में कुछ वैसे समरूप तत्व मौजूद होते हैं जो पहले सीखे गए हैं कौशल में थे, तो नए कौशल सीखने में काफी मदद मिलती है। मतलब आप कोई चीज सीख रहे हैं, अगर आपके पहले से कोई उससे रिलेटेड एक्सपीरियंस है, तो आप वो चीज बहुत अच्छे से सीख पाते हैं। और जैसे मान लो कोई चीज पहली बार ही आपके सामने है, तो हो सकता है उसमें थोड़ी सी आपको दिक्कत है, लेकिन अगर पहले से अगर आपने थोड़ा सा किसी चीज की नॉलेज रखी है, तो आप उसको आसानी से समझ पाते हैं, सीख पाते हैं। तो उसी का सिद्धांत किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने। ठीक है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, इरिक्सन ने निम्न का सिद्धांत विकसित किया। इरिक्सन ने किसका सिद्धांत विकसित किया? नैतिक विकास का, मनोसामाजिक विकास का, मनोचिकित्सा, संवेगात्मक। तो मनो सामाजिक, सोशियो साइको सोशियोलॉजी डेवलपमेंट का विकास किसने दिया है? इरिक्सन ने। ठीक है। इसके सिद्धांत में फ्रॉइड के विचारों से हटकर व्यक्तित्व को सामाजिक एवं ऐतिहासिक कारकों के रूप में समझने की कोशिश की गई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? अब यहाँ पे बुद्धि का सिद्धांत नहीं है पूछा गया है। तो प्रज्ञा की संरचना सिद्धांत, पदानुक्रमिक सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, साइको एनालिसिस, इसे स्पीयरमैन का सिद्धांत। तो यहाँ पे मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत जो है वो बुद्धि का सिद्धांत नहीं है, बाकी आपके सारे बुद्धि के सिद्धांत हैं। यहाँ पे और भी बुद्धि के सिद्धांत दिए गए हैं, जैसे एक कारक सिद्धांत है। ठीक है। स्पीयरमैन का सिद्धांत, द्विकारक जिसको बोलते हैं। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए द्विकारक सिद्धांत किसका है, तो हमेशा स्पीयरमैन का सिद्धांत रहेगा। जैसे बहुकारक कैटल का सिद्धांत, गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत, पदानुक्रमिक सिद्धांत, प्रज्ञा की संरचना का सिद्धांत। तो यहाँ से देखो आपके कितने क्वेश्चन तैयार हो सकते हैं। ठीक है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, सी आर रॉजर्स द्वारा कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था? या रॉगर्स, इनको इंग्लिश में रॉगर्स भी बोलते हैं। ठीक है। सी आर, उद्देश्य परक व्यवहारिक सिद्धांत, बुद्धि का सिद्धांत, समयुक्ता का सिद्धांत, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है। तो बुद्धि का सिद्धांत अभी हम लोगों ने देखे किसने किसने दिए हैं यहाँ पे।
इसके बाद तो रॉजर्स के द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया था? इन्होंने मेन व्यक्तित्व का सामर्थ्य सिद्धांत दिया था, जो यहाँ पे नहीं दिया गया है, ठीक है। सीआर रॉगर्स ने इनमें से कोई भी सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया। कार्ल रॉगर्स ने व्यक्तित्व के जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया वह घटना विज्ञान या समृद्धि शास्त्र के नियमों का आधारित है। इसका नाम व्यक्तित्व सामवर्तिक सिद्धांत जिसको कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, मानसिक पिछड़ेपन का कारण क्या है? अभिभावक मनोवृत्ति, नशीली दवाओं का सेवन, विद्यालय का वातावरण, शिक्षण विधि। तो मानसिक पिछड़ेपन का कारण नशीली दवाओं से रिलेटेड नहीं हो सकता है। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे मेन जो है मानसिक रूप से पिछड़ेपन का कारण माता पिता द्वारा गर्भावस्था में नशीली दवाओं का सेवन। अच्छा, अगर माता पिता गर्भावस्था में नशीली दवाओं का सेवन करते हैं तो वो मानसिक पिछड़ेपन का कारण हो सकता है। यहाँ पे आपका बी आंसर ही सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पूरा ऑप्शन में पूरी चीज नहीं लिखी है, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे लेकिन हाँ, इन्होंने अभिभावक मनोवृत्ति, यहाँ पे माता पिता होना चाहिए था। कोई बात नहीं, आप लोग सही से पढ़ के, जैसे माता पिता ने अगर गर्भावस्था के दौरान नशीली दवा का सेवन किया है तो वो मानसिक पिछड़ेपन का कारण हो सकता है, ठीक है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पे, किस अधिगम सिद्धांत में विलोपीकरण की चर्चा की गई है? तो किसमें ये की गई है विलोपीकरण की चर्चा? यहाँ पे गैप की मेन बात हो रही है। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन, शास्त्रीय अनुबंधन, दोनों में ही की गई है। जो एक आपका थ्रोनडाइक के द्वारा दिया गया है और एक आपका स्किनर के द्वारा दिया गया है, ठीक है। विलोपीकरण सिद्धांत में क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन और शास्त्रीय अनुबंधन की चर्चा की गई है। यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरों का सबसे अधिक समस्यात्मक व्यवहार क्या है? मानसिक तनाव, नशीली दवाओं का सेवन, बुरी संगति, दिवा स्वप्न देखना। तो मानसिक तनाव जो है सबसे ज्यादा समस्यात्मक हो सकता है किशोरों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, समस्या हल करने के लिए बालकों की परिकल्पना निर्माण में मदद करना किस उम्र पर ठीक होगा? मतलब समस्या हल करने के लिए बालकों से ये उम्मीद रखना कि वो समस्या हल कर सकते हैं, तो वो किस उम्र तक ठीक रहता है? 6 से 11 वर्ष की, 11 से 14 वर्ष, या 15 से अधिक वर्ष, या 6 वर्ष से? तो 11 से 14 वर्ष तक ये परिकल्पना हम कर सकते हैं कि बच्चा अब समस्या का समाधान कर सकता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन बालकों में चिंतन योग्यता के विकास के लिए आवश्यक तत्व नहीं है? तो यहाँ पे कौन सा आवश्यक तत्व नहीं है? समस्या समाधान, काल्पनिक अभिव्यक्ति, मानसिक खोज, अनुभव आधारित संप्रेषण। तो अनुभव आधारित संप्रेषण, इसका चिंतन योग्यता से कोई मतलब नहीं है। समस्या समाधान में भी चिंतन योग्यता होनी चाहिए। इसके बाद काल्पनिक अभिव्यक्ति, मानसिक खोज, ये सब। तो यहाँ पे डी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, बालक की उत्तर बाल्यावस्था की पहचान निम्न में से किस योग्यता के आधार पर की जाती है? गैर तार्किक चिंतन, मूर्त संक्रियात्मक चिंतन, औपचारिक संक्रियात्मक चिंतन, या फिर पूर्व संक्रियात्मक चिंतन। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक चिंतन। मूर्त मतलब क्या हो गया? जो चीजें सामने से दिख रही हैं। अमूर्त का मतलब क्या होता है? जो हमें सामने से दिखती नहीं है, ठीक है। तो ये मूर्त अमूर्त में है। तो मूर्त संक्रियात्मक चिंतन बालक की उत्तर अवस्था की पहचान की योग्यता करने पर आधारित हो सकता है। यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, यहाँ पे पूछा गया निम्न में से भिन्न बताएं। तो यहाँ पे क्या भिन्न है? विस्मरण हो गया, प्रत्यय स्मरण, प्रत विज्ञान, या फिर चिन्ह। तो ये बिल्कुल ही अलग है, चिन्ह अलग हो गया, बाकी ये सारे साइकोलॉजी से रिलेटेड टर्म है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चे की सृजनात्मक क्षमता का प्रदर्शन निम्न में होता है। सृजनात्मक मतलब एक बच्चे की क्रिएटिविटी,
किसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके कक्षागत विचार विमर्श में, उसके परीक्षा परिणाम में, उसके चिंतनाकन में, उसके सामान से हटकर सोचने में। मतलब वो कुछ अलग कर रहा है या कुछ अलग बता रहा है आपको, या किसी टॉपिक पे डिस्कशन कर रहा है, तो वही उसकी क्रिएटिविटी कैपेसिटी को दिखाता है। ठीक है, यहाँ पे डी आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लोग देखेंगे, रामू को सृजनात्मक कहा जाएगा यदि वह विश्लेषण, पहचान एवं विभेद कर सकता है, संश्लेषण, भविष्यवाणी तथा सामान्यीकरण कर सकता है, विश्लेषण, संश्लेषण एवं मूल्यांकन कर सकता है, मूल्यांकन, विश्लेषण एवं पहचान कर सकता है। तो विश्लेषण यहाँ के हिसाब से सही हो गया, लेकिन पहचान और विभेद ये बच्चे बहुत सारे ही बच्चे लगभग कर लेते हैं। ठीक है, इसका संश्लेषण यहाँ पे हो गया, भविष्यवाणी का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, सामान्यीकरण, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, ये सारी चीजें ऐसी हैं कि जो क्रिएटिविटी पे मेन फोकस करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, यदि मूल प्राप्तांकों का मध्याह्न 50 तथा मानक विचलन 10 है, तो उस छात्र का मूल प्राप्तांक क्या होगा? जिसे जेड प्राप्तांक, जैसे जेड प्राप्तांक यहाँ पे 2 दिया गया है। ठीक है, -2। तो इसका फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। यूजीसी नेट में भी ये क्वेश्चन देखा गया है, इसके अलावा पीजीटी में भी देखा गया है, इसके अलावा जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम होता है वहां पे भी ये क्वेश्चन देखने को मिला है। ठीक है, तो मूल प्राप्तांक का मध्यमान कितना दिया गया है, जो जो चीजें दी गई है, 50 दिया गया है, मानक विचलन कितना दिया गया है, 10 दिया गया है यहाँ पे, इसके जेड कितना है, -2। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है टी इजकल टू 50 + 10 जेड। और यहाँ पे सारी वैल्यू रख के सारी चीजें दी गई हैं, तो आंसर आपका आ जाएगा 30। यहाँ पे ए आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, बुद्धि लब्धि परीक्षण के संबंध में क्या सत्य नहीं है? बुद्धि लब्धि की यहाँ पे बात हो रही है, उच्च विश्वसनीयता, उच्च आंतरिक स्थिरता, अच्छी प्रागत्यात्मक वैधता, व्यवहार की अच्छी भविष्यवाणी। तो इसमें से कौन सी बुद्धि लब्धि के परीक्षण का नहीं है? व्यवहार में अच्छी भविष्यवाणी। ठीक है, भविष्यवाणी का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे डी आंसर आपका सही हो जाएगा। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन लोग देखते हैं, निम्न में कौन सा उपकरण संरचनात्मक मूल्यांकन के लिए उपयुक्त नहीं होता है? संरचनात्मक स्ट्रक्चरल, जो एवोल्यूशन की बात हो रही है, दत्त कार, मौखिक प्रश्न, सत्र परीक्षण, क्विज एवं खेल। सर, तो जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, मतलब जो क्लास के दौरान ही लिया जाता है, उसकी सत्र परीक्षण तो किसमें आ गया आपका, समेटिव, जो योगात्मक परीक्षण में आ गया। ठीक है, तो क्लास के दौरान क्या है, होमवर्क वगैरह देते हैं, मौखिक प्रश्न, क्विज, खेल, ये सारे हो जाते हैं, तो यहाँ पे सी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवीकृत तथा शिक्षण निर्मित परीक्षाओं में मुख्य अंतर किस पहलू में पाया जाता है? मानव के द्वारा जो शिक्षण निर्मित परीक्षण बनाए जाते हैं उसमें कैसे अंतर पाया जाता है? वस्तुनिष्ठता, वैधता, मानक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे कि मानक मतलब स्टैंडर्ड अलग अलग हो सकते हैं मानव निर्मित परीक्षण में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निदानात्मक परीक्षण के लिए निम्न में क्या नहीं ज्ञात किया जा सकता? तो शतांशीय मान, वैधता, विश्वसनीयता या फिर वस्तुनिष्ठता। तो यहाँ पे ये आंसर सही हो जाएगा। वैधता हम ज्ञात कर सकते हैं, विश्वसनीयता कर सकते हैं, वस्तुनिष्ठता कर सकते हैं। तो शतांशीय मान ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि ये जो तीनों है, वैलिडिटी हो गई, रिलायबिलिटी हो गई। ठीक है, तो ये क्या हो गए, ये निदानात्मक परीक्षण के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, एक स्कूल का प्रधानाचार्य बताता है कि उसके स्कूल में एक वर्ग अंग्रेजी प्रथम भाषा के रूप में चुनने वाले छात्रों का है और दूसरा वर्ग अंग्रेजी को दूसरी भाषा के रूप में चुनने वाले छात्रों का है। वह अपने स्कूल का विवरण किस मापक का प्रयोग
करके देता है। मतलब उसमें कुछ इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, कुछ हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, तो वो कैसे जितना भी विवरण है वो कैसे देगा। तो आनुपातिक मापन, ये रिसर्च का क्वेश्चन है। ठीक है। ठीक है। तो वहां से लिया गया है। आनुपातिक मापन क्रमिक, यहाँ पे जो ऑर्डिनल नंबर होता है इसके आनुपातिक हो गया आपका रेशियो। ठीक है, अंतराल इंटरवल। ठीक है, इसका दिए हो गया नॉमिनल। ठीक है, नॉमिनल मतलब अंग्रेजी वाले जो बच्चे हैं उनको विवरण दे देगा, उसके बाद हिंदी वाले बच्चों का विवरण। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। रेशियो में हम लोग कब यूज करते हैं, जिसमें जीरो का मेन यूज किया जाता है। ठीक। और ऑर्डिनल हो गया ऑर्डर, नंबर, नंबर्स हो गए आपके। ठीक है। तो यहाँ पे डी हो जाएगा। विवरण नामित मापन का प्रयोग करके देता है, क्योंकि नामित स्तर में विवरण को एक वर्ग में रखा जा सकता, जैसे शहरी हो गया, ग्रामीण, पुरुष, महिला, अंग्रेजी, हिंदी आदि। ठीक है। तो इस प्रकार से रखा जा सकता है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, परीक्षा परिणाम को संतोषजनक बनाने के लिए 100 छात्रों के प्राप्तकों में से 10 जोड़ा गया पुराने तथा नए प्राप्तांकों के मध्य सह संबंध बताइए। तो एक हो जाएगा शून्य से अधिक और एक से कम, शून्य, -1 से अधिक और शून्य से कम। सह संबंध हमेशा शून्य से अधिक होता है, मतलब एक से कम पाया जाता है। ठीक, सह संबंध कैसे होता है, जैसे जीरो यहाँ पे है आपका, तो +1 होगा या फिर -1 होगा, यही सह संबंध होता है। ये तीन ही इसमें अक्षर होंगे। तो यहाँ पे जो अ, बोला गया है कि छात्रों के प्राप्तांकों में 10 जोड़ा गया है, तो यहाँ पे प्लस वाली बात हो रही है। मतलब शून्य अगर घटने की बात होती, ठीक है, अगर घटने की बात होती तो हम लोग इधर वाले लेते हैं। अब जोड़ा गया है तो क्या होगा, शून्य से अधिक और एक से कम। मतलब सहसंबंध कितने, 3 अक्षरों का ही होता है। तो जोड़ने की बात हो रही है तो प्लस की तरफ चले जाएंगे, घटने की बात होगी तो माइनस तरफ। इस हिसाब से यहाँ पे बी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है। तो ये आपके 37 कुल क्वेश्चन थे। और इसी प्रकार से हम लोग डेली सेट लाते रहेंगे, 30 से 40 आपके क्वेश्चन रहेंगे हर सेट में। ठीक है। और आपको यहाँ पे लगता है किसी में डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन आपको फिर से समझने की आवश्यकता है तो आप बता सकते हैं। और हम लोग इसको करते रहेंगे, और ये लगभग डेली क्लासेस होती रहेंगी। अगर कभी कुछ कारण हो गया तो भले ही गैप हो जाए, अदरवाइज ये डेली क्लासेस आपकी आती रहेगी। ठीक है। और ज़्यादा ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा, जो भी एजुकेशन से रिलेटेड है, किसी भी स्टेट से किसी भी एग्जाम तैयार कर रहे हैं जिसमें एजुकेशन सब्जेक्ट आता है, उन सबके लिए ये फायदेमंद हो सकता है। इसी प्रकार के अपडेट क्लासेस बने रहिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जिससे कि जो बच्चे हैं वहां तक क्लासेस पहुंच पाए। धन्यवाद।